नमस्ते बच्चों। हम कक्षा 10वीं का 12वां पाठ प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत हमने जल, वन, वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में पढ़ा था। आज हम ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है कोयला और पेट्रोलियम, उसके संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे और हम हमारे पाठ की शुरुआत आज कोयले से करेंगे। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है। इसका अर्थ यह है कि ये कार्बन का बना हुआ है और इसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। जित कुल ऊर्जा का 35 से 40% भाग हमें कोयले से प्राप्त होता है। कोयले का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में जानते हैं कि 30 करोड़ वर्ष पूर्व जो हमारी पृथ्वी थी उस पर घने जंगल थे, कच्छ क्षेत्र थे और जलधाराएं इस पर बहती थीं। और ये जो घने जंगलों में वनस्पति थी ये जल में गिर गई और दब गई और कालांतर में इसके ऊपर मिट्टी की परतें चढ़ती चली गईं। अत्यधिक दबाव और ताप के कारण धीरे धीरे ये वनस्पतियों ने इन वनस्पतियों में से जो नमी थी वो बाहर निकल गई और जो कार्बन बचा उसे हम वर्तमान में कोयले के नाम से जानते हैं। जैसा मैंने बताया कि 30 करोड़ वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी पर घने जंगल थे, कच्छ क्षेत्र थे और धाराओं से तर थी, धाराएं उसमें खूब बहती थी और प्राकृतिक कोई आपदा आई जिसके कारण ये वनस्पति समूह जल धाराओं में बह गए और मिट्टी के नीचे दब गए। मिट्टी की कालांतर में परतों के ऊपर परतें चढ़ती चली गईं और जब ज़्यादा परतें चढ़ गईं तो अत्यधिक दाब बन गया और पृथ्वी के अंदर के ताप के कारण यह वनस्पति में से
जो नमी का भाग था वो बाहर निकल गया और जो बाद में शेष बचा वो कार्बन का भाग था, जिसे आज हम कोयले के रूप में देखते हैं। कोयले में कार्बन व उसके यौगिक होते हैं। इसमें कार्बन व हाइड्रोजन के अतिरिक्त अलावा नाइट्रोजन, गंधक व ऑक्सीजन पाए जाते हैं। कोयले में कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन, गंधक और ऑक्सीजन पाए जाते हैं और कुछ मात्रा में फास्फोरस व अकार्बनिक यौगिक भी मिलते हैं। बच्चों, अभी शायद मैंने शुरुआत में कार्बनिक लिखा था, वहाँ कुछ मिस्टेक कर दी थी। उसको कार्बनिक को आप देख लेना, इसका आ हटा देना। कार्बनिक वहाँ पर मैं कार्बनिक की जगह ये रा की मात्रा ना पे लगा गया था, इसको आप नोट कर लेना। इससे पहले जब मैंने शुरुआत करी थी वहाँ पर छोटी मोटी लिखने में भूल हो जाती हैं, उनको आप देख लीजिए। कोयले में क्या क्या मिले होते हैं उसके बारे में ये हो गया। या कोयले के प्रकार। और कोयला जो होता है 4 प्रकार का होता है। पहला है एंथ्रेसाइट। पहला कोयला एंथ्रेसाइट, ये सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 97% होती है। कम धुआं और अधिक ऊर्जा देता है। काला व चमकीला। एंथ्रेसाइट। बिटुमिनस, ये एंथ्रेसाइट से कम अच्छा होता है और इसमें कार्बन की
मात्रा 78 से 86% तक होती है। यह काला या कभी कभी भूरा, या अपन इसको कहते हैं, यह काला भूरा रंग का होता है। यह एंथ्रेसाइट से कम ऊर्जा देता है। फिर तीसरा आता है लिग्नाइट। इसमें कार्बन की मात्रा 30 से 60% तक होती है। यह भूरे रंग का होता है। यह धुआं अधिक देता है। यह इसमें नमी होती है। ये अधिकतर बिजली निर्माण में ये लिग्नाइट का प्रयोग किया जाता है। और चौथा है पीट। यह सबसे निम्न कोटि का यानी घटिया किस्म का निम्न का मतलब होता है घटिया किस्म का कोयला है। यह भूरा या हल्का भूरा रंग का होता है। यह वास्तव में वनस्पति का कोयले में बदलने का पहला रूप है। और अधिकतर इसमें लकड़ी का ही भाग है, तो इसलिए ये धुआं अधिक देगा। और इसमें वनस्पति में नमी होती है, इसलिए ऊर्जा कम देगा। ये हमारा कोयला हो गया। कोयले को वायु की अनुपस्थिति में 1000 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर कोलतार, कोल गैस व अमोनिया
मिलती है। अगर हम कोयले को ले लें और वायु की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए और उसको 1000 से 1400 डिग्री तक गर्म करें तो हमें कोल तार मिलेगा, कोल गैस मिलेगी और अमोनिया मिलेगा। और दूसरी बात, इस चीज़ को कोयले का भंजक आसवन भी कहते हैं। इसे कोयले का भंजक आसवन कहते हैं। अब कोयला भारत के अंदर झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और हमारे राजस्थान में जो लिग्नाइट मिलता है बाड़मेर जैसलमेर में, वो भी है, लेकिन वो घटिया किस्म का मिलता है हमारे राजस्थान में। और उड़ीसा में मिलता है या यहाँ पर इनकी खाने हैं। पेट्रोलियम यह एक जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन से मतलब है कि कालांतर में समुद्र में रहने वाले छोटे जीव और शैवाल के जो समुद्र के तल में रहते थे, उनके मरने के बाद उन पर कालांतर में मिट्टी चढ़ती चली गई और वो मिट्टी में दब गए। अत्यधिक दाब और ताप के कारण ये जीव जंतु कालांतर में पेट्रोलियम में बदल गए। यह पीले काले रंग का द्रव्य पदार्थ है, जिसके अंदर गैसोलीन, जिसको अपन पेट्रोल बोलते हैं, फिर जेट पेट्रोल जो जेट प्लेन्स में काम में आता है, डीजल, केरोसिन, मोम, डामर आदि पदार्थ सम्मिलित होते हैं और इन पदार्थों को प्रभाजी आसवन विधि से अलग किया जाता है। इन
पदार्थों को प्रभाजी आसवन विधि से अलग किया जाता है। प्रभाजी आसवन विधि में क्या है बच्चों कि ये जो जितने भी ये पदार्थ हैं इनके क्वथनांक अलग अलग है, ये अलग अलग ताप पर उबलते हैं। तो जब पेट्रोलियम को हम गर्म करते हैं तो सबसे पहले जो सबसे कम क्वथनांक वाला पदार्थ होगा वो अलग होगा, ऊपर जिसका क्वथनांक होगा वो अलग होगा और जिसका सबसे ज़्यादा अलग होगा वो होगा। ये विधि प्रभाजी आसवन विधि कहलाती है। पहले वह पेट्रोलियम का संरक्षण। पहली बात तो जो इम्पोर्टेंट बात इसके अंतर्गत आती है वो ये है कि कोयला व पेट्रोलियम ये एक जीवाश्म ईंधन है। इनको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं तथा जीवाश्म ईंधन हैं और इन्हें या इनके निर्माण में काफ़ी समय लगता है, लाखों वर्ष लगते हैं, काफ़ी समय लगता है। तो ये है अनवीकरणीय संसाधन। ये जो है अनवीकरणीय संसाधन हैं, इनको दोबारा जल्दी से नहीं बनाया जा सकता है, तो इनको बनने में लंबे समय लगेगा। इसलिए इनका संरक्षण आवश्यक है। और संरक्षण में जो पहली बात आएगी के उपाय, पहली बात हर जगह जो बोली है कि विवेकपूर्ण आएगी कि इनका उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से, न्यायोचित और मितव्ययतापूर्ण ढंग से इनका उपयोग किया जाना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों में ये लाइन हमने कई बार प्रयोग की है। विवेकपूर्ण ढंग से, तर्कसंगत तरीके से, न्यायोचित, जिसको जितना भाग मिलना चाहिए उतना, और मितव्ययता से यानी जितनी आवश्यकता है कंजूसी ना करते हुए खर्च करना चाहिए। दूसरा, इनके अन्य विकल्प ढूंढने चाहिए, अन्य विकल्प ढूंढने चाहिए। इनके गैर परंपरा स्रोत जैसे वायु है, प्रकाश है,
पवन है के उपयोग के तरीके ढूंढे जाने चाहिए ताकि इन पर भार कम हो और इनका संरक्षण हो सके। तीसरी बात, बायोगैस व बायोडीजल का उपयोग की तकनीकों एवं निर्माण की तकनीकों पर खोज की जानी चाहिए। बायोगैस और बायोडीजल का उपयोग की तकनीक और उनके निर्माण की तकनीक कि हम कम लागत में इन बायोगैस और बायोडीजल को प्राप्त कर सकें। बायोडीजल एक करंज के पौधे का बीज होता है जिसका तेल बायोडीजल के रूप में डीजल के स्थान पर प्रयोग हो जाता है। और ये जो बायोडीजल है ये जैव निम्नीकरण है। इसको जैविक रूप से इसके निर्माण के बाद जो बचे हुए अपशिष्ट हैं उसको आसानी से हटाया जा सकता है, उसको बोलते हैं जैव निम्नीकरण। तो इनसे जो बने हुए अपशिष्ट होते हैं उसको आसानी से हटाया जा सकता है और ये पर्यावरण के लिए नुकसान नहीं पहुंचाते हैं।